एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर बीस्ट एम्परर आया था, रेड अलर्ट जारी हो जाता है और इसके बारे में जैसे ही एक बंदा वहां पर बाकी सारे लोगों को बताता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और ये कह रहा था कि तुम जल्दी से होंग और थोर को यहाँ पर इनवाइट करो। तभी हम होंग और थोर को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर खुद को हील कर रहे थे और उसके बारे में एक लड़की आकर उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि वो दोनों रीट्रीट कर रहे हैं तो इसलिए वो तो यहाँ पर जल्दी से नहीं आ सकते। ये सब कुछ सुनने के साथ उन लोगों की टेंशन और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। उधर लू फेंग जो कि अभी भी बीस के साथ फाइट कर रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए एक लड़की आ जाती है और वो वहाँ पर आकर उसे यही बताने लग गई थी कि अगर गोल्डन हॉर्न बेस की बात की जाए तो वो अब होंगिंग बेस सिटी की तरफ बढ़ रहा है और उसने मार्शल आर्ट स्कूल के हेडक्वार्टर्स पर भी अटैक किया था। वो मास्टर ऑफ स्कूल को मारना चाहता है और थोर को भी मारना चाहता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो स्टेलर क्लास का गोल्डन हॉर्न बीस्ट है तो इसलिए उसे डिस्ट्रॉय करना तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसका असली निशाना कोई और नहीं बल्कि थॉर है और उसके साथ साथ हॉर्न है और वो उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि उन दोनों की बात की जाए तो वो ब्रेक थ्रू मेथड की तरफ मदद से अपने आप को और ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते हैं। जैसे जैसे वो लड़की उसके बारे में ये सारी बातें बताते जा रही थी कि लू फैंग उसकी बातों को सुनने के साथ और भी ज़्यादा परेशान होता जा रहा था कि इतने में वो देखता है कि वहाँ पर एक और बंदा आकर गिर गया था और स्क्रीन पर अभी भी लाइट अलर्ट तेजी से जारी हो जाता है क्योंकि इम्परर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उन लोगों की टेंशन में इजाफा होता जा रहा था। वो उनके मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक करना चाहता था जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि उनका असली निशाना हमारे मार्शल आर्टिस्ट हैं और हम जल्दी से वहां पर पहुंचकर अपने मास्टर्स की मदद नहीं कर सकते। उनके पर्सनल गार्ड्स की बात की जाए तो वो उन बीच के साथ फाइट करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उन्हें ज़्यादा देर तक रोक पाएंगे। और पर्सनल गार्ड्स इसी फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं तो इसलिए उनके साथ इस फाइट को कंटिन्यू रखना हमारे लिए मुश्किल काम होगा। और उन्हीं में से एक गार्ड पे लू फैंग को यही बताने लग गया था कि जिस बीस्ट एम्परर को हमने मारा था, जहाँ तक वो मुझे याद है, उसका नाम था टेंटैकल बीस्ट। लेकिन उसे मारने वाला अकेले नहीं थे, उनके पीछे लाखों लोगों का सहारा था, इसलिए उन्होंने उसे मारा था। वो गार्ड जख्मी भी थे लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहते थे। वो फिर फाइट करने के लिए खुद को वहां पर संभालते हैं कि तभी देख रहे थे कि लू फेंग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद ही अब उस बीस्ट के साथ फाइट करेगा। इम्परर बीस्ट अब उसके सामने खड़ा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। मिलिट्री के बाकी लोगों को की ये खबर पहुंच जाती है कि लू फेंग उसके साथ फाइट करेगा और वो लोग जानते थे कि लू फेंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसके साथ फाइट कर सकता है। क्योंकि अगर लू फेंग की स्ट्रेंथ की बात की जाए वो थॉर और हॉर्न से थोड़ा सा ही नीचे है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वो उसे आराम से हरा देगा। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे और वो भी इस फाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। लू फेंग फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गया था। वो आर्मर पहन लेता है और उसके साथ साथ उसके हाथ में जो वेपन था उसे भी बाहर निकाल लेता है। उसकी मदद से वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। इम्परर बीस्ट को भी पता चल गया था कि लू फेंग उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो भी उसके अटैक के लिए तैयार हो जाता है कि तभी लू फेंग के हाथ में जो वेपन था वो उसी वेपन का इस्तेमाल उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए करता है। लेकिन जैसे ही वो वेपन उसे जाकर जख्मी करता है वो खुद को जल्दी से हील कर लेता है। ये देखने के साथ लू फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और यही कहने लग जाता है कि वेल, अगर इसकी हीलिंग एबिलिटी की बात की जाए ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू फेंग फिर तेज़ी से उस पर अटैक करने लग गया था कि इसके बारे में मिलिट्री के लोग यही कहने लग जाते हैं कि अगर लू फेंग की स्पीड की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। और अगर बीस्ट किंग की बात की जाए तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और उसका साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए उसके तेज़ी से मूव कर पाना मुश्किल हो रहा है। और लू फेंग इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए तेज़ी दिखाते हुए बार बार उस पर अटैक कर रहा है। और लू फेंग जैसे स्पीड दिखा रहा है तो हो सकता है कि वो कोई उसका वीक पॉइंट ढूंढ ले और उस पर अटैक करके उसे ख़त्म कर दे, तो इसलिए हमारे पास उसे हराने का एक चांस तो है।
लू फेंग जैसा कि फाइट कर रहा था कि तभी बबाता उसके पास आ जाती है, उसे ये कह रही थी कि तुम अपने डिस्क पर माइंड पावर का इस्तेमाल करो और उसे और ज़्यादा पावरफुल बना दो, हो सकता है कि ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करे। और लू फेंग को जैसा कि बबाता ने कहा था वो फिर माइंड की पावर का यूज़ करते हुए उसी डिस्क की पावर को इनक्रीज कर देता है और फिर उसी की मदद से उस किंग बीस्ट पर अटैक करता है। इस अटैक की वजह से वो बीस्ट किंग अब काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और शायद काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो चुका था, जिसकी वजह से वो समुंदर के नीचे जाना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर खड़े हुए बाकी गार्ड ये सब कुछ देखते हैं तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। लू फेंग फिर उस बीस्ट किंग को ये कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम पवेलियन मास्टर और थंडर गॉड से डरते हो, क्या मैं सच कह रहा हूँ ना? लेकिन क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या मैं तुम्हें ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखता? और इतना कहते साथ ही वो डिस्क की स्पाइनिंग को तेज करते हुए फिर उस पर अटैक कर देता है। अब वो डिस्क जैसे उसके साथ जाकर टकराती है तो उस बीस्ट किंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई थी। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी ये देखकर हैरान हो गए थे और यही कह रहे थे कि क्या हम जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर उस डिस्क की बात की जाए तो वो इम्परर बीस्ट के डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करता जा रहा था। कि तभी वही बेस्ट किंग अपनी पावर को गैदर करते हुए लू फेंग पर अटैक कर देता है। इसे देखने के साथ लू फेंग अपना आर्मर भी पहन लेता है और फिर वहां पर एक शील्ड को भी लेके आ गया था ताकि वो उसके अटैक से बच सके। लेकिन वहां पर जो कि बाकी गार्ड आए हुए थे उनके पास कोई शील्ड नहीं थी, तो इसलिए उनसे बचना उनके लिए मुश्किल काम था। इसके बारे में लू फेंग भी जानता था और वो भी उस अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लग गए थे। अब उनके पास जितनी भी रिसोर्सेज थी वो उस रिसोर्सेज का यूज़ करके उसके अटैक से बच तो रहे थे, लेकिन वो इसके बारे में भी जानते थे कि जो डिस्क उस पर अटैक किए जा रही है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जल्द से जल्द उसे हरा सके, इसमें टाइम लग सकता है। लू फेंग अब जो कि वहाँ पर ये सब कुछ देख रहा था कि तभी वो फिर पावर का यूज़ करते हुए एक और वेपन को समन करके उसी वेपन का इस्तेमाल फिर उस बेस किंग पर कर देता है, जिसकी वजह से अब उसके डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने में तेज़ी आ गई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। लू फेंग ने जैसे सेकंड वेपन का इस्तेमाल किया था, इस सब की वजह से वो वीक पड़ना शुरू हो जाता। लू फेंग भी इसके बारे में जान चुका था। अब सिर्फ उसे उसके डिफेंस सिस्टम को पार करना था, इसलिए वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और उसके डिफेंस सिस्टम को भी पार कर देता है। पीछे एक पहाड़ खड़ा हुआ था, वो इस डिस्क और जैसे दूसरा वेपन जाकर उस पहाड़ में टकराते हैं तो इसी के साथ पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि ये अटैक था इतना खतरनाक। और दोनों वेपन्स की बात की जाए तो दोनों वेपन्स डिवाइन वेपन्स से इसे देखने के साथ लोग हैरान हो जाते हैं। उनकी कह रहे थे कि असल में इसने अपने दो डिवाइन वेपन्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसकी पावर काफ़ी हद तक इनक्रीज कर गई थी। उसे एम्परर बीस्ट की बात की जाए तो उसके भी अब टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद को अब दोबारा हील नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो हार जाता है। और थोड़ी देर वहाँ पर मुआयना करने के बाद लू फेंग सभी लोगों को ये बताता है कि अगर इस बीस्ट किंग की बात की जाए तो मैंने इसे मार दिया है। वो सभी लोग जो कि स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे, जब तक उन ये न्यूज़ पहुंचती है कि लू फेंग ने उस बीस्ट किंग को मार दिया है, तो इसी के साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब उन लोगों में एक्साइटमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। और तभी लू फेंग फिर आगे बढ़ रहा था और वो बबाता को ये कह रहा था कि अगर मैं उस बीस्ट एम्परर की बात करूं, लगता है कि वो खुद भी मरने के लिए थॉर के पास जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी ताकत की बात की जाए, ये बबाता उससे कह रही थी और ये भी कह रही थी कि तुमने तो आज उसे चारों चांद हिच काट दिया। जबकि लू फेंग उसकी बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं देता, वो स्क्रीन को चेक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक जोन में काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ गए हैं, तो इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। और फिर इसी न्यूज़ की ये सारी अपडेट एक मार्शल मास्टर के पास भी चली गई थी। जब वो इसके बारे में सुनता है कि लू फेंग ने किंग बीस्ट को मारा है, तो वो ये कहता है कि ये एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने के लायक है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज कर चुकी है। और बेशक हमें कोई शक नहीं, अगर अर्थ पर मौजूद इंसानों की बात की जाए तो वो उनमें नंबर 1 पे आ सकता है। मेरे भाई की बात की जाए, ये उससे थोड़ा बहुत ही वीक होगा, ज़्यादा वीक नहीं होगा। और मुझे अब पूरा यकीन है कि अर्थ पर भी जीनियस लोग पाए जाते हैं। अगर इस बैटल में मैं भी मारा जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि पीछे संभालने के लिए लोग मौजूद होंगे। इतने में वो देखता है कि उसका भाई अब अपनी ताकत को इनक्रीज करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू के काफ़ी ज़्यादा करीब था। ये देखने के साथ ही वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसके भाई के अब पीछे एक रिंग्स बन गए थे और वो रिंग्स एनर्जी के रिंग्स थे। पहले तो वो पीछे की तरफ जाते हैं, फिर वो एक ही रिंग में चेंज हो गए थे और वो वहाँ पर बैठ कर इस सारी एनर्जी का फ़ायदा उठा रहा था।
अब जैसे वो ब्रेक थ्रू करता है, इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। अब वो भी अपने उस रैम से बाहर आ जाता है और आगे बढ़कर अपने भाई को ये कहने लग गया था कि अब मैं नए रैम में आ चुका हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। कि उसका भाई उसकी ये बात सुनने के साथ उसे यही कहता कि कांग्रेचुलेशन भाई। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम अकेले जाकर उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करना चाहते थे। तुम्हें पता है कि हम दोनों भाई हैं, तो इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि तुम अकेले जाकर उसके साथ फाइट करो। तो हांग थॉर की ये बात सुनने के साथ मुस्कुराने लग गया था। उसे इस बात पे ज़्यादा प्राउड फील था कि उसके भाई मुश्किल हालात में भी उसका साथ दे रहे हैं। फिर मिलिट्री के लोग स्क्रीन पर ये देख रहे थे कि एक शहर में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं जो कि वहाँ पर तबाही फैला चुके थे। तो इसलिए वो उसे निपटने के लिए वो लोग कुछ फाइटर जेट्स को भेजते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे और देख रहे थे कि उस शहर में कितनी तबाही फैल चुकी है और कितने बीस्ट हैं। उन बीस्ट की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये देखने के साथ ही मिलिट्री का अफसर उन्हें ये कहता है कि तुम उन पर अपने अटैक शुरू कर दो। इस पर वो फाइटर जेट्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे बीस्ट पानी में मौजूद थे, इसलिए शायद वो उसमें कुछ एसिड जैसा या फिर पॉइजन जैसा फेंकते हैं जिसकी वजह से वो बीस्ट मरना शुरू हो जाते हैं। और मिलिट्री के लोग ये सब कुछ स्क्रीन पर गौर से देखे जा रहे थे। अब वो फाइटर जेट्स नीचे की तरफ जाकर देख रहे थे कि कितने सारे बीस्ट मारे जा चुके हैं कि तभी उनमें से एक बीस्ट उन पर अटैक करता है जिनसे वो बाल बाल बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर लू फैंग इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है जिसके बारे में उसे मिलिट्री का बंदा ये बताने लग गया था कि जैसा कि यहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट आ रहे थे तो हमने उनके ऊपर विनम के से अटैक किया जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो गया। और इतना ही नहीं बल्कि वो लोग ये भी देख रहे थे कि इन सी मॉन्स्टर्स की वजह से किन किन जगहों पर ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेलिया को हुआ था और फिर यूरोप की 6 से बेस सिटीज़ को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। और जो कुछ बचे खुचे सी मॉन्स्टर्स थे वो आगे बढ़ रहे थे और बाकी शहरों पर अटैक करने वाले हैं। जब इसके बारे में वो सारे लोग बात कर रहे थे तो तभी उनका ऑफिसर उन्हें यही कहता है कि सी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर आने दो, हम उनसे नहीं डरते, हम उनका मुकाबला कर लेंगे। पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो हम इंसानों ने इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, हमने काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बनाए हैं, हमने सी मॉन्स्टर्स का अटैक किया हुआ है। तो इसलिए इनसे डरना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है वो कोई और नहीं बल्कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, हमें उसे ख़त्म करना होगा। हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि जब वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा तो हम में से कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। लू फैंग भी इसके बारे में जानता था, वो भी यही कह रहा था कि मैंने बीस्ट एम्परर के साथ फाइट की तो वो एक मामूली सी फाइट थी, लेकिन असली फाइट तो जो है वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट से है जिससे इंसान काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। असली मिशन तो उससे हराना है। ये सारी बातें बताने के बाद वो फिर बबाता को ये कहता है कि बबाता तुम्हें और कितनी ज़्यादा देर लगेगी सारे वेपन रिस्टोर करने में। जिस पर वो ये कहने लग जाती है कि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो लू फैंग उसे ये बताने लग गया था कि अगर बात की जाए उसी सी मॉन्स्टर की तो वो समुंदर में कल सुबह जाएगा और मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर कितने टाइम रहेगा और कितने टाइम में खुद को हील करेगा। तो तभी हमें फिर उसी हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि समुंदर के अंदर जा चुका था और वहाँ पर जाकर खुद को हील करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। मिलिट्री के लोगों की बात की जाए तो उन्हें पता था कि हॉर्न बेस किसी भी वक्त उन पर अटैक कर सकता है, तो इसलिए वो भी अपने वेपन्स को साइड पर रख लेते हैं ताकि उसकी मदद से उसे रोक सकें। कि तभी वहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो जाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और फिर उन्हें यही बताया गया था कि अगर उसी गोल्डन हॉर्न बेस की बात की जाए जो कि अंटार्कटिका से बाहर आ रहा है और उसका साइज इतना ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है, ऐसा लग रहा है कि समुद्र में कोई 7 आइलैंड्स आ गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया था और तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। इतना देखने के साथ वो लोग इतने ज़्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे और वो जान चुके थे कि वो कितनी ज़्यादा तबाही वहाँ पर लेकर आ रहा है। लू फैंग जो कि उसी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ ही आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे स्क्रीन पर यही दिखाई देता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट खुद ही समुंदर से बाहर आ गया और वो शहर की तरफ जा रहा है, जिसे देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और वो बबाता को ये कहता है कि बबाता क्या तुमने लेज़र कैनन को अभी तक ठीक नहीं किया। तो वो तेज़ी से काम करते हुए यही बताने लग गई थी कि अभी उसमें काम बाकी है और वो जितना स्पीड से काम कर सकती थी उतनी स्पीड के साथ ही उस लेज़र को ठीक करने की कोशिश करने लग जाती है। फिर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और इस स्ट्राइक के बाद ही उस जगह से फिर वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बाहर आ गया था। वो जैसे ही बाहर आता है वहाँ पर एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देता है
और वो जो जगह थी वहाँ पर वो पहले कोई बैटल हुई थी जिसकी वजह से शिप्स भी तबाह हो चुके थे और कुछ इंसान मारे भी गए थे। अभी भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट में जो जख्म बाकी बचे हुए थे वो इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्हें हील करने की कोशिश करने लग गया था। वो इन सभी को सवालों करने लग जाता है जिसकी वजह से उसके जख्म ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करता इसी के साथ वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया था। गोल्डन बीस्ट को अब ये बात पता चल गई थी कि उसे अब रोकने वाला कोई नहीं है और यही अटैक करने का सही समय है, तो इसी के साथ वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।